हेलो दोस्तों, यह बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का आपका जो पार्ट 3 का वीडियो है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने वीडियो बनाया है। तो मैंने इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड भी किया है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख लेना। इसके बाद ही आप पार्ट 3 देखना। तो आपका जो क्वेश्चन पहला है, सामाजिक प्रगति और विकास में अंतर बताएं। तो मैंने इससे मिलते जुलते हुए क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में अपलोड करा दिया है। मैंने पार्ट 1 में बता दिया आपको, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। यह जो आपका क्वेश्चन है, यह आपका 10 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा, जो कि बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में है। सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी का सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जो आपका छठवां क्वेश्चन है, प्रसादवाद पर प्रकाश डालिए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी इस ये जो क्वेश्चन है 2-3 बार पूछा गया था, तो मैंने इसको ले लिया। जो आपका 7वां क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका, वैश्विक कैरेट की अवधारणा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम सबसे पहले वैश्विक कैरेट की अवधारणा देखते हैं, उसके बाद उसकी विशेषताएं देखेंगे। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, वैश्विक कैरेट की अवधारणा। तो वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन या भौगोलिकरण भी कहते हैं। वैश्वीकरण से हम देखते हैं कि वैश्वीकरण से आशय है कि संपूर्ण विश्व का सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक दूसरे से दूसरे देश में आने और जाने की अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। इससे संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती हैं और परिणाम स्वरूप वस्तुओं की सभी देशों में लगभग कीमत जो आपकी होती है समान हो जाती है। जो आपकी वस्तुओं की कीमत हो जाती है सभी देशों में समान हो जाती है। ये आपका जो होता है वैश्वीकरण के दौरान होता है। अब जो आपका इन्होंने वैश्वीकरण की अवधारणा में कुछ विद्वानों ने अपना मत दिया था, तो मैंने उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट विद्वान हैं मैंने उनको इस वीडियो में अपलोड किया है। तो जो आपके पहले विद्वान हैं, मलकोल्म वेटर्स, इन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें भूगोल द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को दबाया जाता है, जिसमें लोग इस बात के लिए जागरूक होते हैं कि उनका प्रश्न हो रहा है। और जो दूसरे विद्वान हैं जिन्होंने वैश्वीकरण की अवधारणा के लिए अपना मत दिया है, वैश्वीकरण को दुनिया भर के सामाजिक संबंधों की गहनता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो दूर के इलाकों को इस तरह से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाओं को कई मील की दूरी पर होने वाली घटनाओं से आकार मिलता है और बदले में दूर की घटनाओं को स्थानीय घटनाओं द्वारा बदल दिया जाता है या आकार दिया जाता है। तो यह थे एंथनी गिंडेंस। अब जो आपके अगले हैं विद्वान जिन्होंने वैश्वीकरण की अवधारणा दी है, रोनाल्ड रॉबर्टसन। तो रोनाल्ड रॉबर्टसन जो हैं इन्होंने अपना एक मत दिया है वैश्वीकरण की अवधारणा के रूप में। वैश्वीकरण एक अवधारणा के रूप में दुनिया के संकोचन और पूरे विश्व के रूप में दुनिया की चेतना की गहनता दोनों को संदर्भित करता है, और दोनों ठोस वैश्विक अन्योन्याश्रय और वैश्विक संपूर्णता की चेतना। इन्होंने जो अपना यह जो मत है, यानी कि यह जो अवधारणा है, इन्होंने रोनाल्ड रॉबर्टसन ने दिया है। यह जो था आपका वैश्वीकरण की अवधारणा। अब इसमें आपको एक अगली हेडिंग थी, वैश्वीकरण की विशेषताएं। यह जो क्वेश्चन है आपका 10 नंबर में आता है, जो कि आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना रहता है। तो मैं जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर में आता है, मैंने उसको इस वीडियो में अपलोड किया है, और पहले भी मैंने वीडियो में अपलोड किया है
जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भौगोलिक दूरियों का सिमटना। जो वैश्वीकरण की विशेषताओं में आपकी जो पहली हेडिंग है, भौगोलिक दूरियों का सिमटना, तो इसमें हम देखते हैं कि वैश्वीकरण की जो विशेषताएं, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में यातायात एवं संचार के साधनों में क्रांतिकारी विकास के फलस्वरूप जो भौगोलिक दूरियां हैं वह सिमट गईं और फ़ोन, फैक्स, कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व से हम अपने स्टडी रूम से ही पूरे विश्व में हम अपने स्टडी रूम से ही संपर्क कर सकते हैं। हम अपने यानी कि घर बैठे बैठे पूरी दुनिया के लोगों से मिल सकते हैं। फिर वैश्वीकरण की जो एक और विशेषता है, एक नई संस्कृति का उभरना है। तो इस संस्कृति में क्या होता है कि वैश्वीकरण की जो नई क्रिया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, यानी आप लोग देखते होंगे कभी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब जो आपकी क्या होती हैं, आपको एक नई संस्कृति के रूप में मिल गई है, जो कि आप इसमें लोग दिन भर लगे रहते हैं और आपको नई नई चीज़ें जैसे जीन्स, टी शर्ट, फास्ट फूड एवं पॉप सॉन्ग, यानी कि जिसे पॉप संगीत बोलते हैं, नेट पर चैटिंग आदि तत्वों से बनी एक ऐसी संस्कृति सृजित हुई है जिससे विश्व के हर देश का युवा प्रभावित हुआ है। और जो आपका अगला हेडिंग है, वैश्वीकरण की विशेषता की उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना या उपभोक्तावाद को बढ़ावा। वैश्वीकरण में उपभोक्तावाद तथा बाजारीकरण को बढ़ावा देने के गुण हैं। तथा जो आपकी अगली हेडिंग है, श्रम बाजार का विश्वव्यापीकरण। इसमें जो क्या होता है कि विश्वव्यापीकरण का आपका जो श्रम बाजार है उसका विश्वव्यापीकरण होता है। तो वह कब होता है, मैं इसको बताता हूँ। श्रम वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक विशेष श्रम बाजार के विश्वव्यापारीकरण की है। सन 1965 में लगभग 7.5 करोड़ लोग एक देश से अन्य देशों में रोजगार के कारण प्रवासित हुए थे। वही आंकड़ा 1999 के वर्ष में 12 करोड़ पहुंच गया था। वर्तमान में इससे और अधिक वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा का जो फैलाया गया वही है शिक्षा का विश्वव्यापीकरण। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से शिक्षा का भी विश्वव्यापीकरण हो गया। इसमें विकासशील देशों के शिक्षा संस्थानों का पाठ्यक्रम विस्तृत हो गया, जिससे इनके यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी दुनिया के किसी भी देश में रोजगार पा सकते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में श्रमिक आंदोलन के आधारभूत कारण क्या थे। यह भी आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा इसको। आप लोग इसे अपने से पढ़ लीजिएगा। और बाकी मैं जो मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसको बता दे रहा हूँ। महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं। भारत में महिला आंदोलन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो हम देखते हैं पहले महिला आंदोलन क्या है। तो महिला आंदोलन में हेडिंग डाल के उसके बाद हम उसका परिचय देख लेते हैं, महिला आंदोलन है क्या। तो यहाँ पर आपको समवेद, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपको होना चाहिए था समवेद कालीन भारत में स्वी नहीं, यहाँ पर स्त्री रहना चाहिए। स्त्री का स्थान काफ़ी सम्मानजनक था और स्त्री शिक्षा से वंचित नहीं थी और पर्दे का कोई विवाद नहीं था। संवेद काल में जो आपका स्त्री शिक्षा से भी वंचित नहीं थी और वह पर्दे का भी कोई विवाद नहीं था उस समय। लेकिन और स्त्री को अपना काम चुनने का अधिकार भी था। परंतु जब उस समय वैदिक काल आया तो वैदिक काल में जो महिलाएं थी धीरे धीरे गिरती गईं, यानी कि उनका जो लेवल है धीरे धीरे गिरता गया। इसके बाद आया मध्यकाल। आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा वैदिक संस्कृति में, तो ये उन्हीं में से लिया गया है। इसके बाद आया मध्यकाल। तो मध्यकाल में क्या हुआ कि जब भारत पर अरबी और इस्लामी लोगों ने जब आक्रमण किया और भारत पर इसका बहुत बुरा प्रभाव हुआ। इसमें क्या हुआ कि हिंदुओं में बाल विवाह और पर्दा प्रथा शुरू हो गई तथा नारियों का अपमान किया जाने लगा और नारी की रक्षा के लिए उस समय पर्दे को जरूरी माना गया। उसी समय जो आपका
मध्यकाल है, उसी समय आपका पर्दा प्रथा आया और तभी से पर्दा प्रथा चलने लगा। और कुछ राजपूत घरानों में कन्याओं की हत्या भी की जाने लगी। इसके बाद सती प्रथा शुरू हुई। अब हम देखते हैं कौन कौन से महिलाओं ने प्रमुख महिला आंदोलन में साथ दिया। तो इसमें जो आपका पहला आंदोलन है चिपको आंदोलन 1900, ये आपकी हेडिंग है चिपको आंदोलन। तो 1970 के दशक में जब पेड़ों की कटाई हो रही थी, उस समय उसके विरुद्ध महिलाओं ने चिपको आंदोलन में साथ दिया और चिपको आंदोलन से पेड़ों कटाई में कमी आई। उस समय महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चिपको आंदोलन में। तो आपको जो है अगली हेडिंग है नक्सलवादी आंदोलन। प्रमुख महिला आंदोलन में ये आपका इम्पोर्टेंट है नक्सलवादी आंदोलन। तो नक्सलवादी आंदोलन में प्रमुख जो महिला थी, पश्चिम बंगाल में भूमिहीन किसानों ने नक्सलवादी आंदोलन का आरंभ किया और इस आंदोलन में वहाँ की महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्तमान में देश के लगभग 78 जिले नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित हैं। आपकी जो अगली हेडिंग है महिला आंदोलन से दहेज निरोधक, यानी कि दहेज को मना कर रहे, उस समय दहेज को रोका जाने लगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं दहेज में कितना खर्चा और सब फालतू रहता है उसको वो सब। तो 1980 के दशक में दहेज को रोका गया और यौन उत्पीड़न थी उसमें विरोध की गई। कई महिला संगठनों ने जोरदार आवाज़ उठाई और 1986 में आईपीसी की धारा द्वारा दहेज विरोधी अधिनियम 498 ए पास किया गया। यह आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 498 ए पास किया गया दहेज विरोधी अधिनियम 1986 ईस्वी में, जिसमें क्या होता है कि दहेज के लिए महिलाओं का शोषण करने के लिए कार्यवाही की जाएगी और एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2006 में 29 मिनट में एक रेप और 77 मिनट में दहेज 77 मिनट में एक दहेज से संबंधित हत्या होती थी। यह 2006 का रिपोर्ट था, उस समय एनसीआरबी का। इस समय वर्तमान जो समय में है यह इसको और भी बढ़ गया है इस समय। तो जो आपकी अगली हेडिंग है घरेलू हिंसा अधिनियम 2007 में, घरेलू हिंसा अधिनियम में 2007 के अनुसार महिलाओं के साथ घर में की गई हिंसा और मानसिक उत्पीड़न यानी कि मेंटली टॉर्चर और उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न नहीं किया जा सकता। कई घर वाले होते हैं जो कि अपनी लड़कियों को बहुत पीटते हैं, तो यह उन लोगों के लिए है। तो जो आपका 10वां क्वेश्चन है भारत में दलित आंदोलन की प्रकृति एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो मिल जाएगा।